अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं आपका होस्ट अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, सैयदुल अय्याम इसको कहा जाता है। आज के दिन दुरूद पाक पढ़ना ना भूलिएगा और दुआ ज़रूर कीजिएगा अपने लिए, तमाम उम्मत मुसलमा के लिए और ख़ास तौर पर हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। आज का मुबारक दिन है, जुम्मे की नमाज का एहतमाम कीजिएगा और दुरूद पाक जिस तरह से मैंने कहा कसरत से ज़रूर पढ़िएगा। कैसे गुजारते हैं जुम्मा? भाई सबसे अच्छी बात जो जुमे की लगती है वो तो एक जुमे की नमाज है, लेकिन उसके साथ साथ ये कि मुझे मौका मिलता है शलवार कमीज़ पहनने का, अपना कौमी लिबास पहनने का। और ईद हो या जुमा हो, मेरी पूरी कोशिश होती है शलवार कमीज़ पहनूं। मुझे बहुत लाइट सा फील होता है। ऑफ कोर्स आप सूट्स भी पहनते हैं डिफरेंट किस्म के मगरिब से ड्राइव, लेकिन उनमें थोड़ा सा कभी कभी क्राउडेड फील करते हैं आप। राइट नाउ आई फील वेरी लाइट, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। आपके साथ साथ हमारे एक क्रिकेटर हैं, वो भी बड़ा लाइट फील कर रहे होंगे आज के दिन में, क्योंकि जनाब उनकी पहली शानदार सेंचुरी जो है वो उन्होंने जड़ दी है। बात कर रही हूँ बाबर आजम की। जैसा कि आपको पता है चैंपियंस वनडे कप जो है वो जारी है और अगर ओवरऑल बात करें तो रिवायत बरकरार रही है। कल का मैच भी पहले खेलने वाली टीम ही जीती, जिस पर क्रिकेट माहिरीन सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है कि कोई टीम स्कोर चेज नहीं कर पा रही। गुज़िश्ता रोज चैंपियंस वनडे कप में स्टैलियंस ने डॉल्फिन्स को 174 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी और फैसलाबाद में खेले गए मैच में स्टैलियंस ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 271 रन बना लिए। कौमी टीम T20 टीम के जो कैप्टन है बाबर आजम, उन्होंने फैसलाबाद में जारी चैंपियंस कप में डॉल्फिन्स के खिलाफ अपनी शानदार सेंचुरी जड़ दी। बाबर आजम को मुबारकबाद देते हैं, कसम टूट गई और उन्होंने एक सेंचुरी बनाई है। 104 गेंदों पर उन्होंने नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली है। बाबर की शानदार बैटिंग की बदौलत स्टैलियंस ने डॉल्फिन्स को जीत के लिए 272 रन का हदफ दिया है और स्टैलियंस के यासिर खान ने 46, शान मसूद ने 34 रन बनाए। हदफ के जवाब में डॉल्फिन्स की टीम स्टैलियंस के बॉलर्स के सामने बहुत बेबस नजर आई है ना, और पूरी टीम 25 ओवर 97 रन पर ही ढेर हो गई। वाज़ेह रहे कि स्टैलियंस ने 3 मैचेस में 2 में कामयाबी हासिल की है, जबकि डॉल्फिन्स ने अब तक अपने तीनों मैचेस में शिकस्त खाई है। जी हाँ, ये ओवरऑल क्रिकेट की सिचुएशन चल रही है। आगे चल के देखते हैं इन मैचेस में क्या होता है और वाकई वो टैलेंट निकल पाता है जिसका वादा चेयरमैन पीसीबी कर रहे हैं कि ये इससे हम टैलेंट निकालेंगे और वो फिर जो टैलेंट है उसको कौमी स्क्वाड में शामिल होने का मौका जो है वो दिया जाएगा। चलें जी, ये तो हो गई क्रिकेट की सूरत हाल। जरा सियासी सूरत हाल पर बड़ी खबर में नजर डालते हैं। चलते हैं। आईनी तरमीम के बाद अब मखसूस नशिस्तों का मामला है जो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इदारों के दरमियान नया तनाज़ा शुरू होने का खदशा पैदा हो गया है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर गुज़िश्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली ने अदालती फैसले के बरक्स अपना फैसला सुना दिया है। दोनों ने इलेक्शन कमीशन को अलग अलग खतूत भी लिखे हैं जिसमें कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता और ना ही मखसूस नशिस्तों को तब्दील किया जा सकता है। और इसलिए ना इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर अमल करे, ये मुतालबा किया गया है और तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत जो मखसूस नशिस्तें अलॉट करे, ये बार बार मुतालबा किया जा रहा है। जी हाँ, स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि अदालती फैसले के बाद पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट 7 अगस्त को मंजूर किया। वो आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए, उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिस रुकन ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया वो आज़ादी तस्वुर होगा। इलेक्शन कमीशन का आईनी फ़र्ज़ है वो पार्लियामेंट के कानून का एहतराम करे। और जबकि जो स्पीकर मलिक अहमद खान, उन्होंने भी अपने खत में इलेक्शन कमीशन से पार्लियामानी बालादस्ती यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया है। उधर इलेक्शन कमीशन ने PTI को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में एक और मुतफरक दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया। और इलेक्शन कमीशन के इजलास में मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हालिया वजाहत और स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के खतूत का जायजा लिया गया, कानूनी राय भी ली गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मजीद रहनुमाई के लिए नई दरखास्त दायर करने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से रोकता है। अब कानून मौजूद है, एक जमात में शामिल होने वाले अरकान दूसरी जमात में नहीं जा सकते हैं। इस सूरत हाल में PTI को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट बताए कि फैसले पर तकनीकी तौर पर कैसे अमल दरामद किया जाए, बार बार इलेक्शन कमीशन ये पूछ रहा है। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी मखसूस नशिस्तों के मामले पर मीडिया से गुफ्तगू की है। कहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया, हल्फनामा दिया। अब आपके फैसले को रिवर्स करके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को पार्टी कैसे
दी जाए। किसी इदारे को हक हासिल नहीं है कि वो अपनी मर्जी से आइन को रीराइट कर ले। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान लाहौर में पावर शो के लिए सरगर्म है और पीटीआई ने 21 सितंबर को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त अब मांग ली है, मगर इंतजामिया की जानिब से वही मामला है, अभी तक इजाज़त नहीं मिली। जलसे के मामले पर पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई है, मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर कर रही है और अदालत ने जो तमाम दरख्वास्त है उन पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी है। मगर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने हर सूरत लाहौर में जलसा करने का ऐलान अब कर दिया है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो सामने से पुलिस भी मुतहरिक हो चुकी है और पीटीआई ये इल्ज़ाम लगा रही है कि उनके रहनुमाओं को अब गिरफ्तार किया जा रहा है। ये ओवरऑल सियासी सूरत हाल जिस पर हम बात करने लगे हैं। लेंगे प्रोफेसर ताहिर मलिक, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्र अल्लाह का। सर, ये जो पहले मामला हम देख ले थे आईनी तरामीम का मामला था और अब आके ये जो मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, महसूस तो यही हो रहा है कि हुकूमत किसी भी सूरत में 2/3 मेजोरिटी चाहती है ताकि वो उसके लिए आईनी तरामीम करना भी आसान हो जाए। कैसे देखते हैं इन सब मामलात को, आगे चलकर क्या रुख अख्तियार करने जा रहे हैं? ये जब आप ये सारा इंट्रोडक्शन दे रही थी इस हवाले से, तो मेरे ज़हन में ये तारीख पाकिस्तान की घूम गई कि इसमें कोई चीज़ नई नहीं है। मुझे स्पीकर की साहब जो माजी के रहे हैं उनकी बहुत सारी रूलिंग्स याद आई हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, इसके पसे पुश जो मखसूस सोच है उससे हमारा सियासी निज़ाम बाहर नहीं निकल रहा। और वो मखसूस सोच ये है कि पार्लिमानी निज़ाम को खुद रो और फितरी तरीके से चलने ना दिया जाए। अब जहाँ तक स्पीकर साहब की रूलिंग है, मैं ये समझता हूँ कि आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है और आइन की स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके अगर पार्लियामेंट भी कोई कानून साजी करे, तो माजी में ऐसी मिसालें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। तो इस दलील से अब ज्यादा दूर की बात नहीं, कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने तहरीके अदम एतमाद पे एक डिसीजन दिया कि राय शुमारी नहीं हो सकती। तो उस वक्त अता तारड़ साहब जो हैं वजीर इत्तलात से लेके और पूरी पीडीएम ने जश्न मनाया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। इसी तरह माजी में और बहुत सारे ऐसे फैसले आए हैं। तो जहाँ पे पार्लियामेंट में कानून साजी हुई, मियाँ नवाज शरीफ जब साबिक वजीर आजम नायल हुए तो उनकी पार्टी सदारत के हवाले से एक लेजिस्लेशन हुई जो सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड करार दी। फहमीदा मिर्जा थी स्पीकर कौमी असम्बली की, जिन्होंने एनआरओ पे खत न लिखने के मामले पे रूलिंग दी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो बार बार हम सीखते नहीं, हमें ये सीखना चाहिए कि इदारों के दरमियान अपने आइन में मुतय्यन करदा हदूद में दायरा इख्तियार में काम करने से सिस्टम आगे जाएगा। मुहाज़राई से जो है वो आप अदलिया से जीत नहीं सकते और इंटेंशन मैटर करती है। मुझे ये भी मेरे लिए बड़ी एक दुख की बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और वो एक कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर रहा है, रिजॉल्व नहीं कर रहा और फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दिखा रहा है। भाई पहले जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बाद एक गलत इंटेंशन पे पार्लियामेंट में कानून साजी की गई है जो कि दुरुस्त नहीं है। तो इससे हासिल क्या होगा? इस तरह दो ताई अक्सरियत जो है ये भी एक तरह का फाशिज्म है कि अवाम के मैंडेट को तस्लीम ना किया जाए। और क्यों वो सर्कमस्टांसेस भी आप देखें ना कि एक जो पार्टी से वाबस्ता शख्स है वो आजाद इलेक्शन लड़ने में क्यों मजबूर हुआ, वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे? तो लॉ जो होता है वो एप्लीकेबल होता है, तो उसके अंदर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस भी होती हैं। तो अब भी वक्त है कि हम वैसे ही दुनिया से और खिते से बहुत पीछे रह गए और ये बेमकसद और फजूल जो लड़ाई है ये रियासत में अवाम को मजीद मायूस कर रही है। जी, और ताहिर मलिक साहब ये भी बताइएगा कि स्पीकर कौमी असम्बली पंजाब असम्बली ने खत लिख दिया है, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर ने भी अगर खत लिख दिया तो इसका कितना असर पड़ेगा? ये ऐसे ही है कि तो आपने जब किसी चीज पे अमल नहीं करना होता तो हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी ये तो अब कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सीधा सीधा केस है। मैं आईनी और मेरा लॉ का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे अमल ना हो तो ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है। एक नोटिस अदलिया से आ जाना चाहिए
और ये खत वहाँ पेश हो जाने चाहिए। तो ताहिर मलिक साहब, जिस तरह से बात को उलझा रहे हैं, कमीशन कह रहा है कि दरख्वास्त दायर करेंगे, जी इसी पर मैं ऐड करी थी कि जिस तरह से मुतफरिक दरख्वास्त दायर की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा रहा है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन क्या आ सकता है? क्या आप ये समझते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी कि पहले सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुका है तमाम मामले को किस तरीके से ये जो मखसूस नशिस्तों वाला है, और उसके बाद फिर से उन पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ और एक और दरख्वास्त जरूर आ गई? उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह इस पे हमें तनबी कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद ना करने के क्या नताइज निकल सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान का हर इदारा पोलराइजेशन का शिकार है, पोजीशंस लिए हुई हैं जो इंसाफ के अगेंस्ट हैं, और इसी वजह से हम इंसाफ की फरामी में दुनिया की रैंकिंग हो या आज़ाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन होल्ड करने का मामला हो, हम दुनिया में आखिरी नंबर्स पे क्यों आते हैं? ये जो बड़ी बड़ी अनाए हैं, ये जो स्पीकर खत लिख रहे हैं यहाँ, यानी ये माजी में आप देखें, ज्यादा देर की बात नहीं, तो यहाँ तो असम्बलियों ने स्पीकर इसको वर्दी में लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है। तो अतात आरड साहब से पूछना चाहिए कि इन फैसलों का भी एहतराम करना चाहिए पार्लियामेंट के, कि आपको यहाँ वर्दी में आपने इलेक्शन, और उस वक्त एक कानून के तहत मियाँ नवाज शरीफ बाहर आ नहीं सके, आए तो डिपोर्ट कर दिया, तो करारदादें पेश हुई पार्लियामेंट में। तो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके जो आप रूलिंग दे रहे हैं, जो कानून साजी कर रहे हैं, तो वो जमहूरियत की कौन सी खिदमत है? बिल्कुल। तो ताहिर साहब ये भी बताइएगा, पीटीआई का जो जलसा होने वाला है लाहौर में, क्या कल वो हो पाएगा? और अगर होता है, कामयाब हो जाता है, तो आप क्या देखते हैं, मंजरनामा कैसा दिखाई देगा? मैं तो ये समझता हूँ, देखें जी, हम इन बहसों में उलझे हुए हैं। अगर लाहौर में जहां मीनारे पाकिस्तान है 1940 में कायद आज़म को जलसा करने की इजाजत मिली ना, अंग्रेज दौर था, तो अगर ना मिलती, मारदाड़, दफा 144 उनके बनाए हुए ही कवानीन थे, तो पाकिस्तान ही ना बन सकता। तो उन्होंने भी जो सिविल लिबर्टीज हैं, दूसरी चीजें हैं, किसी हद तक अलाउ की। तो हम एक उससे भी वर्स्ट अंग्रेज का जुल्म पर मबनी निजाम लगाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक दिन हम आजादी का जश्न मना के आजादी का क़याम नहीं कर सकते। तो शहरी आजादियों, इसमें फिर सारे जो फरीक है उनको मुजाहरा करना पड़ेगा ना, ऐसे ही जिम्मेदारी का मुजाहरा तो फिर दोनों फरीकैन को करना पड़ेगा। जिस तरीके से पहले हमने देखा कि क्या हुआ था इस्लामाबाद में जलसे के वक्त, क्या हुआ था और किस तरीके से पहले शूट इजाजत मिल गई थी, लेकिन फिर उसके बाद वो जो शिके हैं उन पर अमल नहीं किया गया, तो हालात खराब हो गए थे। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और हुकूमत भी बिल्कुल जलसा करने की इजाजत दे दे आराम सुकून से, जिस तरीके से वो चाह रहे हैं, तो फिर मामला नहीं बिगड़ेंगे। इसमें दोनों फरीकैन का जिम्मेदाराना जो इकदाम है वो बड़ा जरूरी है। यकीनन मैं समझता हूँ कि वजीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा हैं, गंडापुर, उनकी बहुत सारी जगह गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू थी जर्नलिस्टों के हवाले से, और वो जो उन्होंने पंजाब और KPK में एक सूबाइयत की एक फिजा में बयानात दिए, वो अच्छी सेंस में नहीं थे। उन्हें बालिग नजरी का और पॉलिटिकल केस बिल्ड करना चाहिए। लेकिन एक डिप्टी कमिश्नर ये कहे कि 7 बजे जलसा खत्म होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये भी बड़े अफसोस की बात है कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को एक डिप्टी कमिश्नर कंट्रोल कर रहा है। क्या हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि एक मजिस्ट्रेट और DC जो है आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा? यहाँ पे लोकल बॉडीज क्यों नहीं? क्या लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में मेयर जो है वो उसको लोग रेफर करते हैं, वो शहर के इख्तियारात और वो देता है? हमने लाहौर का मेयर कहाँ है, इस्लामाबाद का मेयर कौन? ये सवाल शहबाज शरीफ से भी पूछना चाहिए, बिलावल से भी, मरियम से भी पूछना चाहिए कि जिस जमहूरियत की आप बात करते हैं, आपकी जो सूबाई दारुल हुकूमत है लाहौर, उसका मेयर कहाँ है? और CDA और इस्लामाबाद के जो मामलात हैं वो लोकल बॉडीज के तहत क्यों नहीं हो रहे? बिल्कुल। अभी हम देख पा रहे हैं कि तमाम पार्टीज मुतहरिक नजर आ रही हैं, हमें अदलिया मुतहरिक नजर आ रही है, इलेक्शन कमीशन मुतहरिक नजर आ रहा है, और ताहिर मलिक साहब हम देखते हैं कि एक केओस की सूरत हाल है, कभी कोई मुद्दा उठा लेते हैं, लेकिन अवाम की नुमाइंदगी कौन कर रहा है इस वक्त? कोई भी नहीं कर रहा, और मेरा ख्याल है अवाम खुद भी नहीं कर रहे। हम अवाम का केस तो लड़ते हैं, लेकिन अवाम की जो चॉइसेस हैं, प्रेफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रीट पे आते हैं, इधर आते हैं, वो भी ना तालीम के लिए बाहर निकलते हैं, ना सेहत के लिए बाहर निकलते हैं। अपना इंटरेस्ट जो कौमें आर्टिकुलेट ही नहीं कर सकती, वो ऐसे ही बस भटकती रहती हैं।
अवाम आइन बना, अवाम डिस्कनेक्ट रहे, अब आइनी तरमीम हो रही है, अवाम डिस्कनेक्ट है। तो ये अवाम जो हम स्टूडियो में ड्राइंग रूम में करते हैं, जरा अवाम को भी जानना चाहिए कि अवाम क्या है। वो तकसीम है ज़ात, बरादरी, रंग, नस्ल, फिरके पे, तो उनके अंदर कोई इज्तमाही शऊर या सोच आ जाए, अल्लाह करे। मुझे तो इस वक्त वो वीक दिखाई देती है। वो है जरूर लेकिन कमजोर है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। अच्छा ताहिर मलिक साहब, ये अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती है, कल का जलसा कामयाब बना लेती है, तो फिर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? अभी अगर हम देखें हुकूमती जमातों की, तो वो भी तगोदो में लगी हुई हैं आइनी तरमीम के हवाले से और अपना इम्पैक्ट जो है वो दिखाने के उसमें है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी सियासत पर अगर कल का जलसा कामयाब हो जाए, उसका असर क्या होगा? उनका जलसा हुकूमती रद्द अमल ने कामयाब कर दिया। वो जब इमरान खान वजीर आजम थे, हर रोज सुबह शाम जलसा करते थे, लोग जलसे में आते थे, तकरीरें सुन के रात को सो जाते थे, सुबह काम पे चले जाते थे। तो जलसे होते रहते हैं, इसको इतनी हाइप नहीं देनी चाहिए। अब मसला ये है कि हुकूमत की जानिब से ये तासर है कि उनको सियासी अमल में शिरकत की इजाजत नहीं, इंतखाबात में इंतखाबी निशान से महरूम है, पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों से महरूम है। तो उनका कोई झंडा, उनका कोई बैनर, उनका कोई दफ्तर और उनके लिए जो जलसे की स्पेस है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। क्या वाकई हुकूमत खाइफ है? किस बात का डर है? खाइफ के अलावा बेवकूफाना मैं आपको अगर दिखाऊं, एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 9-0 पे जी, वो छापा पड़ा है और पता नहीं किस दुश्मन मुल्कों के नाम लेके असले बरामद हुए और वो उस पे महीनों कौम का वक्त बर्बाद किया। आज जो लोग वो छापे में गिरफ्तार हैं वो मिनिस्टर बने हैं। तो हम खुद मजाक बनाते हैं। अब आप ये बताएं कि अपने इक़दामात से गद्दारी और बुलवतनी के सर्टिफिकेट और किसी को, क्या ये मुमकिन है कि किसी सियासी जमात को सियासी अमल से बाहर रखा जाए? जनरल ज़ियाउल हक जैसा डिक्टेटर पीपल्स पार्टी को बाहर नहीं रख सका, तमाम तरीन जबर तशद्दुद के बाद। तो हम तारीख से सीखते नहीं और तारीख में नाकाम तजर्बात को बार बार दोहराते हैं। तो इसका मतलब पागलपन के सिवा कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ताहिर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया इस हवाले से, आपने अपना तज्जिया पेश किया, आपने अपनी रागा किया और है ना, बिल्कुल हमें लगता है कि आवाम को भी अब अपने हकूक के लिए खड़े हो जाना चाहिए। यही ताहिर मलिक साहब भी कह रहे थे, अपने हकूक के लिए खड़े हो। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, कुछ देर में हम वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, आपके लिए आगे बहुत कुछ है। वेलकम बैक। है ना, हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की सियासत की और हम अब इस सेगमेंट में बढ़ेंगे मईशत की जानिब और अपने मुख्तदर हलकों से भी कहेंगे कि भाई सियासत छोड़िए, मईशत की जानिब बढ़िए। अच्छी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने IMF की जो तमाम शराइत है ना वो पूरी कर दी है और IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 25 सितंबर को जो इजलास हो रहा है उसमें उन्होंने नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को बांध ली है। $7 अरब का ये प्रोग्राम जो है वो 37 माह पर मुहित होगा और उधर शरह सूद में 2% कमी के बाद स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है और गुज़िश्ता रोज़ 100 इंडेक्स 82,000 की सतह को छू गया था। जी हाँ, और मार्केट में भी उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। ये जो सारी सूरत हाल है मईशत की और ख़ासतौर पर स्टॉक एक्सचेंज की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हारून शरीफ साहब मौजूद है, हमारे मौशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून शरीफ साहब, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? जी आई एम गुड, थैंक यू जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो इस माइलस्टोन को कैसे देखते हैं, ये जो 82,000 की सतह अबूर की है, और इसको जो है इसकी बुनियादी रीजंस क्या है? ये यहाँ तक रुक जाएगा या फिर इससे भी ऊपर जाएगा? जी देखिए, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है वो एक खास तरह के बड़े इन्वेस्टर करते हैं जिसमें स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है और वो कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, मुल्क की फ्यूचर आउटलुक देखते हैं। तो वो जो इंडेक्स को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि किसी भी वक्त खुदा ना खास्ता कोई भी शॉक लग सकता है, तेल की कीमत ऊपर जा सकती है, फ्लड्स आ सकते हैं। लेकिन अभी जिसको हम बुलिश रन कहते हैं, तो लोग हमारी कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बुलिश हैं और वो वहां पर पैसा लगा रहे हैं। एक और इसकी वजह यह है कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो बैंकों के डिपॉजिट से पैसा निकलता है, तो उस पैसे ने एक नया हाउस ढूंढना होता है। तो स्टॉक मार्केट एक आसान हाउस है और उस जाना पहचाना है जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। लेकिन यहां मैं एक बात की वजाहत करता जाऊं कि स्टॉक मार्केट की जो ट्रेडिंग है वो इकोनॉमी के अंदर नया पैसा नहीं जनरेट करती। वो तो एक शेयर बिकता है, दूसरे के पास चला जाता है, ब्रोकर्स पैसा बनाते हैं।
जो स्टॉक मार्केट का असल फंक्शन है वो ये है कि एडिशनल कैपिटल रेज करे, नई कंपनियां लिस्ट हों, छोटी कंपनीज लिस्ट हों, लोगों को सेविंग्स के इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर किए जाएं और लोगों को रीच आउट किया जाए। इस पे अभी बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन जनरली एक सेंटिमेंट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो सर ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में जिस तरह सियासी बेयकीनी है, आवाम स्टॉक में पैसे नहीं लगाते, आवाम का एतमाद कैसे बहाल किया जा सकता है, क्योंकि हर कोई जुगाड़ लगाने में मसरूफ है और शॉर्ट टर्म की तरह पैसे कमाना चाहता है। जी, हमने बहुत सालों से कुछ इंसेंटिव स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया है कि हमारा मुल्क एक ट्रेडिंग इकोनॉमी बन के रह गया है। हम जमीन बेचते हैं, हम स्टॉक्स बेचते हैं, इधर से माल पकड़ते हैं, कमोडिटीज बेच देते हैं, जबकि 250-240 मिलियन की पॉपुलेशन के लिए हमें एक बड़ा मजबूत प्रोडक्शन का, इंडस्ट्री का बेस चाहिए जो लोगों की जरूरियात पूरी कर सके। जो आप एतमाद की बात कर रहे हैं, एतमाद दो तरह से आता है। पहले कि आपकी पॉलिसी फोकस बड़ा क्लियर हो कि आपने इन्वेस्टर को हर तरह की फैसिलिटेशन, इंसेंटिव, प्रोटेक्शन देनी है, उनका पैसा महफूज है। देखिए, जो इन्वेस्टमेंट होती है वो दुनिया की बुज़दिल तरीन चीज है, वो पुश बटन से निकल जाती है। एक तो पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए जो कैम्बोडिया से, वियतनाम से, सबसे कंपीट कर सके, ताकि लोग यहां से बाहर पैसा ना ले जाए और बाहर के इन्वेस्टर पाकिस्तान को देखें। दूसरी चीज जो इसके अंदर एक बहुत अहम है कि जब आप यहां इन्वेस्टर्स को ले आते हैं तो फिर आपको उनके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, फैसिलिटेशन, हर तरह का एक क्लाइमेट बनाना पड़ता है। तो हमें ये करने की जरूरत है। और तीसरी और आखिरी चीज ये है कि जहां हमें अल्लाह ताला ने एंडोमेंट्स दी हैं, जहां हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है, जैसे ज़राअत है, यंग लोग हैं, आईटी के ग्रेजुएट्स हैं, हमें वहां इन्वेस्ट करके इस एसेट को बेचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो इंजीनियर्स हैं अभी चीन और इंडिया से अब 3 गुना सस्ते हैं प्राइस वाइज। तो हम अगर ये ऑफर करें तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेसेस में करेंगे जहां पर अब कंपटीशन हमसे आगे निकल गया है, तो फिर लोग हमारी तरफ कम देखते हैं। सही है। तो सर, जिस तरह से अभी वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने भी बता दिया है कि अब दोस्त ममालिक की यकीन दहानियाँ जो हैं वो हो चुकी हैं, अब IMF हमें कर्ज देगा, लेकिन इस कर्ज के बारे में ये कहा जा रहा है कि यकमुश्त नहीं दिया जाएगा, ये एक साथ में दिया जाएगा और इसके साथ साथ कुछ मज़ीद शराइत को भी पूरा करना होगा। क्या वो जो मज़ीद शराइत हैं वो सख्त होंगी और उनका डायरेक्टली आवाम पर भी कोई असर पड़ेगा? जी, बहुत असर पड़ेगा। जैसे आपने अभी सियासी बेयकीनी की और फ्रेगमेंटेशन की बात की है, देखिए जो IMF है उसका भी एक, हम जो मुल्क 24वां प्रोग्राम ले रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि उस मुल्क ने कुछ फंडामेंटल रिफॉर्म्स नहीं की, जो बार बार हमारा इंपोर्ट का बिल इतना बढ़ जाता है कि हम पेमेंट नहीं कर पाते। मैंने अभी पढ़ रहा था 4 साल में हमें तकरीबन 100 अरब रुपए के कर्ज वापस करने हैं, तो 25 अरब सालाना हमें चाहिए। तो IMF का जो प्रोग्राम होता है, क्योंकि मैं 15-16 ममालिक में उनकी तरफ से भी डील करता रहा हूं, देखिए ये प्रोग्राम का जब वो इस तरह की एक इकोनॉमी होती है तो अपफ्रंट एक तो डिसबर्समेंट ज्यादा नहीं करते, वो चेक करते हैं। दूसरा, मुझे डर ये है कि वो पहले साल में बहुत ज्यादा कंडीशंस लगाएंगे टू टेस्ट पाकिस्तान। वहां पर ये हमारी हुकूमत की कोऑर्डिनेशन सूबों के साथ कोलेशन के अंदर फिर टेंशंस आएंगी, तो आई होप कि हमारी गवर्नमेंट उसको मैनेज कर सके। टैक्सेशन की टेंशंस आएंगी, प्राइवेटाइजेशन की टेंशंस आएंगी, स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस की आएंगी, सूबों को जो NFC से पैसा जाता है उसकी बात होगी। अब तो उन्होंने स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन का भी कहा है कि आप हमसे पूछे बगैर नहीं बनाएंगे। तो ये एक मुश्किल टाइम है। दुनिया में कहीं भी IMF प्रोग्राम में आप ग्रोथ को रिवाइव नहीं करते हैं, सिर्फ इकोनॉमी को स्टेबल करते हैं। तो अगले 3 साल हमारे लिए मुश्किल हैं, लेकिन मेरी दुआ यह है कि उसमें हम कोई ऐसी सिमत बना सकें कि उनके बाद हमारी मईशत बढ़ाव की तरफ चल पाए। क्योंकि जहां जितने बच्चे और बच्चियां जॉब मार्केट में आ रहे हैं हर साल, वो हमें 7% कम से कम ग्रोथ चाहिए 10 साल के लिए। अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो 8% है ये बढ़ती चली जाए। तो हारून साहब, अभी आपने हुकूमत की बात की, स्टेबिलिटी की बात की, आपको क्या लगता है, आप जैसे माहिरीन तो बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, हुकूमत को क्रेडिट देंगे, कुछ उनके इकदाम बेहतर जानिब गामजन है?
जी, ओवरऑल इकोनॉमिक मैनेजमेंट में मुझे बेहतरी दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे अभी तक कोई कटिंग एज पॉलिसी नहीं दिखाई दे रही कि हमने इंडस्ट्री को कैसे रिवाइव करना है या आईटी सेक्टर को कैसे आगे लाना है। कोई हमें स्ट्रक्चरल चीज इसलिए नहीं नजर आ रही, मैं फिर से कहूंगा कि हुकूमत की तवज्जो जो है वो ज्यादातर पावर स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट्स के अंदर लगी हुई है। इंटेंस माहौल है, अपोजिशन से झगड़ा है, सूबों के अंदर डिफरेंसेस हैं। ये काम एक अच्छी लीडरशिप का है कि जो कोर इकोनॉमिक तरजीहात हैं उसके ऊपर आप सबको यकजा कीजिए। जब तक वो टेबल पे दिखाई नहीं देंगे इदारे भी, क्योंकि मजबूत इदारे होंगे तो इन्वेस्टर का एतमाद आएगा। देखिए, पॉलिटिक्स तो आनी जानी चीज है, लेकिन लोगों ने काम इदारों से करना है। तो हमें इस तरफ अगर हम तवज्जो दे पाएं और कुछ कोर इश्यूज जो हैं हमारी मईशत के, रिवाइवल के, गुर्बत के, हेल्थ एजुकेशन के, उसके ऊपर कंसेंसस के लिए बाहर की दुनिया में ऐसे होता है कि हुकूमत एक वाइट पेपर लिखती है और फिर सियासी और बाकी पावर ब्रोकर्स को टेबल पे बुलाती है। अगर आप बगैर एविडेंस के बुला लेते हैं फिर नतीजा नहीं निकल पाता। सही है सर। फिर ये तो आपने हुकूमत का बता दिया कि इन इकदामात की ज़रूरत है और फिर ही पता चलेगा कि मईशत दुरुस्त ट्रैक पर चल रही है या नहीं चल रही। फिलहाल तो IMF के साथ हम स्टेबिलिटी जो है वो लेकर आएंगे इस कर्ज प्रोग्राम के साथ। तो आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम की तो सूरत हाल बद से बदतर ही होती जा रही है। गो के मुआशी आशारिये तो बेहतरी की तरफ गामजन है और गवर्नमेंट भी क्लेम कर रही है जी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल सिचुएशन अगर आवाम की देखी जाए तो वो सूरत हाल कुछ ठीक नहीं है। टैक्सेस का जो है वो बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसके अलावा महंगाई कह लें कि वो लिखने में तो कमी उसमें आई है, लेकिन आवाम के ऊपर डायरेक्ट कोई रिलीफ इस तरह का नहीं पहुंचा है और मिनी बजट की खबरें ऊपर से आने शुरू हो गई हैं। तो सारी सिचुएशन में क्या कहेंगे इस पर? जी, आवाम के लिए बहुत मुश्किल टाइम है। हुकूमत को इस वक्त पॉलिसी मेकर्स को ये चाहिए, देखें 100 मिलियन लोग गुर्बत की सतह पे हैं या उसके नीचे हैं। मिड क्लास जो फिक्स्ड इनकम सैलरीड तबका है उसकी कंजम्पशन पावर इरोड हो चुकी है। हमें इस वक्त चाहिए, जिसको हम रीडिस्ट्रीब्यूटेड इकोनॉमिक्स कहते हैं, कि आप जो अमीर तबकों से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करें, रेवेन्यू कलेक्ट करें और रीडिस्ट्रीब्यूट करें, नॉट थ्रू कैश ट्रांसफर, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर देम ताकि वो उसको सस्टेन कर सके। एक तो ये बहुत क्लियरली दिखना चाहिए कि हुकूमत भी अपना खर्चा कम कर रही है और अमीर लोग जिन्होंने इस मुल्क से पैसा कमाया है वो उसको पास ऑन कर रहे हैं, जो कि तबकात इस वक्त पिसे हुए हैं। दूसरी चीज जो मैंने अर्ज की है कि ये BISP वगैरह बहुत अच्छी चीज है, ये आपकी कंजम्पशन को सपोर्ट करती है, लेकिन ये आपको गुर्बत की सतह से ऊपर नहीं लाती। उसके लिए हमें स्किल देनी पड़ेगी, ऐसी जगह पैसा डालना पड़ेगा जहां उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिले ताकि लोग खड़े हो सकें। गरीब को एसेट देना पड़ेगा। टैक्सेशन, यूटिलिटी बिल्स और ये जो हमारी एक इन्फ्लेशन का एक गलत फहमी है कि जो नीचे आई है उससे प्राइसेस गिरेंगी। इन्फ्लेशन नीचे आने का मतलब यह है कि प्राइसेस बढ़ने की शरह कम हो जाएगी। सो हमें इस वक्त जो पिछले 2 साल में बढ़ गई हैं उसका बर्डन तो हम सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, उसका बर्डन वाकई बर्दाश्त करना पड़ रहा है और ये सिचुएशन बनी हुई है। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, माहिर माशरत हमारे साथ मौजूद थे और उनका मानना है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी और ये जो मुआशी आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है तो सही, लेकिन इसका जो रिलीफ का सिलसिला है वो आवाम तक पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा। अभी हम ब्रेक लेंगे, कुछ देर में वापस आएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हिना, आपको पता है कि किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए एक थ्रेशोल्ड होता है और उसके बाद ही आप अपना लोहा मनवा सकते हैं। आप अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें ना तो वहाँ पर एक थ्रेशोल्ड है अदाकारी, लेकिन कुछ अदाकार ऐसे भी हैं जो अपने हुस्न के लिए मकबूल थे और उनमें से जी हाँ एक यूसुफ खान भी थे। 50 साल तक उन्होंने अपने फ़न का लोहा मनवाया और उनके मद्दाह उनको ना सिर्फ उनकी अदाकारी के लिए जानते हैं बल्कि उसके साथ साथ उनके हुस्न के लिए भी जानते हैं। 15वीं बरसी आज हम उनकी मना रहे हैं और फिरोजपुर में वो पैदा हुए थे। यूसुफ खान ने अपने करियर में बेशुमार किरदार निभाए जो लोगों ने बेहद पसंद भी किए। इनकी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा और यूसुफ खान 20 सितंबर 2009 को मुख्तसर अलालत के बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिले, लेकिन उनकी जो बेमिसाल अदाकारी आज भी लोगों के दिलों में नक्श है। छोटा सा ट्रिब्यूट हमने यूसुफ खान को पेश किया। ब्रेक पर जाने से पहले हम ज़रा अपने फ्लैगशिप शो कारवां सराय की कुछ झलकियाँ देख लेते हैं। मुस्तनसर हुसैन तार साहब इसके होस्ट हैं। पहाड़ों की सीरीज़ आपको पता है जारी है, देखते हैं इस बार के कारवां सराय में क्या क्या है।
कारवांसराय आज भी बुलंद पहाड़ों में जो धुंधलका है उसमें पोशीदा होता जाता है। मैं इसमें क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मतलब शहज़ादे, तुमने मेरी गुफ्तगू सुन ली होगी। गुड टू सी यू अगेन। कुछ याद है कि हम पहली मरतबा कब मिले थे, कहाँ मिले थे? जी तारड़ साहब, मेरी आपकी मुलाकात 1987 में हुई थी। 1987 में मैं एक ऑस्ट्रियन ग्रुप लेके गिलगित से फेरमेडो जा रहा था, तो कोई इकराम बेग साहब से मेरी मुलाकात हुई, जीम बेग साहब के बेटे से, उनकी दुकान पे। मैंने कहा मैं फेरमेडो जा रहा हूँ, तो उसने कहा आपका नाम लिया, तो आपका नाम तो मुझे टीवी से उनसे मालूम था, तो कहा कि तारड़ साहब गए फेरमेडो, उनका ख्याल रखें। जो शहज़ादे के बग़ैर फेरमेडो जो है वो एग्ज़िस्ट नहीं करता। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज तक जितने भी प्रोग्राम किए, इस दौरान मैं इतना शायद जज्बाती नहीं हुआ, मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखा और इतना खुश नहीं हुआ जितना आज तुम्हें देखकर खुश हुआ। तो जी देखना मत भूलिएगा कारवांसराय, इतवार की शब 8:05 पर। और अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। आपने कहीं नहीं जाना, कुछ ही देर में वापस आएंगे और आपके एक हीरो से मुलाकात करवाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। है ना, हमने कल एक खबर दी थी, हमारे एक और खिलाड़ी जो हर मैदान में अपने मुक्के बरसाने के लिए बहुत मशहूर हैं और कोई भी हरीफ सामने खड़े नहीं हो पाता। एक और टाइटल उन्होंने अपने नाम कर लिया है और आज हम अपने प्रोड्यूसर साहिबान का भी शुक्रिया अदा करेंगे। वो हमारे साथ हैं, हमारे प्रोग्राम में हैं, इस वक्त लाइव मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहजेब हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, पाकिस्तानी परचम एक बार फिर आपने सर बुलंद किया है और करके दिखाया है। कराटे कॉम्बैट लीग में आप नाकाबिल शिकस्त रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, हिस्ट्री हैज बीन मेड और बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया कि मैं जो है टाइटल अपने नाम करूँ और अपने मुल्क के नाम करूँ। अच्छा, एक आपकी पिक्चर बड़ी वायरल हो रही है, जरा उस पर भी तो बताएं, क्या कमेंट करेंगे? सोशल मीडिया पर हमने देखी है, वही हर जगह चल रही है। जी जी बिल्कुल, ये जो है जब मैंने फाइट जीती वो सबसे सुकून का मौका था, क्योंकि ये टाइटल जो है बहुत टाइम से मैं ये मेरा ड्रीम था कि ये टाइटल मुझे मिले और इसके लिए मैं पूरी जिंदगी, मतलब इसके लिए मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ। जब ये टाइटल मुझे मिला तो मैंने कहा यार ये अभी इसके साथ ही सोना है, तो उसके साथ मैं अपने साथ रख के उसको हक करके मैं सो गया। बिल्कुल शाहजेब, और हमने ये देखा कि पहले जो प्री मैच एक गर्मा गर्मी आप हरीफों के दरमियान होती है, उसी का गुस्सा निकाला आपने? बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता है फाइट भी जो है बहुत ही सख्त वीक होती है, जिसमें जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है, फेस ऑफ वगैरह होती है। अपने हरीफ को आपने जो है मेंटली जो है टॉर्चर करना होता है और उसको जो है मेंटली ऐसे टैक्टिक्स करने होते हैं ताकि वो जो है थोड़ा सा आपसे जो है मेंटली थोड़ा सा आपसे स्ट्रांग ना हो। अच्छा, तो वो टैक्टिक तो ये टैक्टिक था या फिर जिस तरह वो इंडियन हरीफ वाला, मैं याद है कि उसने तो गाली दी थी, तो फिर आपने खासा जो है वो रिंग में भी उसे गुस्सा उतारा था, तो इस पे कुछ ऐसी बात नहीं थी या फिर सिर्फ टैक्टिक आप कह रहे था कि ताकि उसके नर्व्स पे आपका कंट्रोल रहे? जी बिल्कुल, ये जो है नर्व्स पे कंट्रोल करना होता है। बाकी जो है फाइट है, आप जब रिंग में जाते हो आप सामने वाले के साथ फाइट करने ही जाते हो ना, मतलब तो ये जो है हमारे जो अपोनेंट्स होते हैं, फाइट से पहले हम जो एक दूसरे से बहुत मतलब एक दूसरे के एनिमीज होते हैं। जब फाइट खत्म होती है तो फिर उसके बाद हम जो है फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो फाइट से पहले जो है आपको जो है एग्रेशन करना होता है और बाकी को दिखाना पड़ता है यार आप मेरे साथ फाइट करने आए हो, तो मैं आपको जो है फाइट में ऐसे आम नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको जो है सही से। बिल्कुल, तो शाहजेब ये एक खास वेट मेंटेन करना पड़ता है इन फाइट्स को लड़ने के लिए, तो इस बार भी आपने क्या अपने वजन को मेंटेन रखने के लिए उसको कम किया? जी बिल्कुल, ये फाइट्स हमारा होते हैं, एक वेट कैटेगरी होती है और जब टाइटल आप लड़ते हो तो आपका एक वेट कैटेगरी होता है, उस कैटेगरी में आपको आना पड़ता है तभी आप टाइटल लड़ सकते हो। तो मेरी फाइट भी थी 150 kg में 68 किलोग्राम, 150 LB 68 kg ये वेट होता है, तो उसमें मेरी फाइट थी और अल्हम्दुलिल्लाह वेट कट तो बहुत मुश्किल था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट। अच्छा, और आपने कितने घंटों में अपना ये वजन गिराया था? इस दफा भी किया उसी तरह से जिस तरह पिछली फाइट में हमने आपसे पूछा था? बिल्कुल, इस दफा मैंने 7 kg जो है तकरीबन 3 घंटे में गिराए थे, 3 घंटे आसपास। वाह, क्या किया था फिर आपने शाहजेब, क्या किया था? हमें भी बता दें कुछ।
ये जो है क्या कहते हैं उसको, फाइट से पहले आप वाटर लोडिंग करते हो और आप जो है साल्ट वगैरह या जो जितने भी नमकीन चीजें या सॉसेस वगैरह वो सब कुछ आप छोड़ देते हो, अच्छा। क्योंकि आपकी बॉडी जो है वाटर रिटेन करती है। तो जब वेट हमें कट करना होता है, हम अपने बॉडी का जितना भी वाटर होता है वो सारा हम निकाल देते हैं। Okay. आप जब देखते हो फाइट से पहले हमारा फेस जो है बिल्कुल अंदर से ला जाता है, मतलब बिल्कुल हम कमजोर होते हैं। जब हम वेट जब देते हैं उसके बाद हम जो है बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं। तो ये शाहजेब एक लाइटर नोट पे बताइएगा कि आपके ये जो बेल्ट आपने कंधे पे डाली हुई है, इसका कितना वेट है? इसका वेट काफी हैवी है, मुझे भी अभी महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने रखेगा काफी देर से। लेकिन ये जो है एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसीलिए। इस बेल्ट को जीतने के लिए हम इतने अरसे से मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं और इतने मुक्के खाने पड़ते हैं, तो बिल्कुल। ये जो है वर्क करता है इसको कंधे पे और रखना, शाहजेब, तभी हो। एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे। आपने अमन का पैगाम दिया है पूरी दुनिया को। आपका जो कल हम पैगाम पहुंचा रहे थे अपने नाजरीन को, उसमें आपका ये कहना था कि कोई जंग नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत का पैगाम दिया था आपने। क्या कहना चाहेंगे मजीद इस हवाले से? जी बिल्कुल, हम सारे जो है इंसान है, हम दुनिया में आए एक मकसद से आए और हम यहाँ लड़ने नहीं आए। हम सारे एक जैसे हैं, सबके कान है, सबके आंख है, तो हम सबको जो है आपस में एक साथ रहना चाहिए। फालतू के जो ये हमारे झगड़े है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है बिना वजह, और हर किसी का एक फैमिली होता है। अगर आप किसी को मार रहे हो, उसकी अपनी फैमिली है, उसकी कुछ जिम्मेवारी है, उसके ऊपर लोग डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट है लोग उसके ऊपर। तो अगर आप हर बंदे को देखेंगे, हर बंदे के पीछे जो है बहुत सारे लोग होते हैं जिससे वो उन सबको चला रहा होता है। तो ये जो है दुनिया हमने बिगाड़ रखा है, इसको जो है वॉर्स में पता नहीं क्या क्या चीजों में हमने रखा है। पूरा दुनिया एक पीसफुल होना चाहिए जिसमें हर किसी की रिस्पेक्ट करे और पीसफुल रहे। वाह, बड़ा खूबसूरत मैसेज है आपका, बहुत बहुत प्यारा मैसेज है। अच्छा, मुझे बताएं कि टाइटल जीतने के बाद सबसे पहला फोन किसका आया या किसकी कॉल आपने रिसीव की? फैमिली में से वालदा ने आपको कॉल की या आपने की? किसको सबसे पहले पता चला कि भाई टाइटल आपने अपने नाम कर लिया तो आपको कंग्रेचुलेट किया जाए? जी बिल्कुल, सबसे पहले कॉल तो मेरी अम्मी की आई थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो जब भी मेरी फाइट होती है वो मेरी फाइट देखते हैं और बहुत ज्यादा दुआएं करते हैं, और वो सब उनकी दुआओं का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने वर्ल्ड टाइटल जीता। ये मेरे बिल्कुल ड्रीम मतलब सोच में भी नहीं था कि मैं कभी जो है पाकिस्तान से निकल के, खासकर बलूचिस्तान से निकल के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा, और इतने बड़ी लीग में जो कि अमेरिकन टॉप लीग है और बड़े बड़े फाइटर्स है, इसमें वर्ल्ड चैंपियंस है, यूएफसी फाइटर्स है, पता नहीं किस किस किस्म के फाइटर्स है, और जिनके पास बहुत सारे चीजें हैं, मतलब ट्रेनिंग पार्टनर्स है, उनके पास डाइटिशियंस है, न्यूट्रिशनिस्ट है, मतलब बहुत सारी चीजें उनके पास, बहुत सहूलियात है। मैं जो है बलूचिस्तान से निकलना, आपको पता है बलूचिस्तान में बहुत मतलब हम बैकवर्ड एरिया से, वहां से निकलना और ये अचीवमेंट लेना बहुत ही बड़ी बात है। मैं कहता हूँ ये सबकी दुआ है। बिल्कुल शाहजेब, हमने देखा है कि अब तो एक लार्ज फैन फॉलोइंग है आपकी, अपने भारतीय अदाकारों को भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए देखा है। हम ये भी देख रहे हैं कि अब बाकायदा लोग जो इस फील्ड में हैं और इस फील्ड से बाहर हैं आपके लिए वाउच कर रहे होते हैं बाहर खड़े हुए। तो अब तो स्पॉन्सर्स का तो कोई मसला नहीं होगा। कब है आपकी अगली फाइट? अगली फाइट मेरी है इंशाल्लाह टाइटल यूनिफिकेशन फाइट है मेरी दिसंबर में, वो जो है दुबई में हो रही है। और बाकी स्पॉन्सर्स का बात है, ये अभी तक पाकिस्तान से मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, सिर्फ डीएचए क्वेटा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी गवर्नमेंट ने भी मुझे ऐलानात कुछ किए थे, लेकिन अभी तक वो उनका जो है उनके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं हुआ। अच्छा। और बाकी डीएचए मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच डीएचए क्वेटा फॉर सपोर्टिंग मी। तो शाहजेब, लास्ट टाइम आपकी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई थी, उसके बाद भी कुछ स्पॉन्सर के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सके, और सीएम क्वेटा से मुलाकात? जी, सीएम क्वेटा ने मुझे सपोर्ट किया था। स्पॉन्सरशिप का आपको पता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐलानात मेरे लिए कुछ किए थे, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं हुआ, वो सिर्फ ऐलानात ही थे। तो होप्स हो कि वो ये मेरा मैसेज देखेंगे और उसको जो हमारे एथलीट्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम एथलीट्स की इस तरह से पजराई बड़ी ज़रूरी है। देखें किस तरीके से पाकिस्तान का नाम वो रोशन कर रहे हैं। अच्छा शाहजेब, बहुत सारे फैंस हैं आपके, शायकीन हैं आपके जो देख रहे हैं आपको, और वो जो है ना कुछ तो आपसे इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं कि वो भी आपकी तरह ही MMA फाइटर बन जाए। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहेंगे उन्हें? जी बिल्कुल, उनके लिए ये मैसेज है, मतलब आप जो भी करना चाहते हो, जिस फील्ड में आप अच्छे हो, ये नहीं कि आपने आज MMA देखा, शाहजेब इरम जो है वर्ल्ड चैंपियन बन गया, आप भी कहो कि नहीं मुझे भी यही करना है। आप देखिए आपके अंदर, बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल है, जिस चीज में आप अच्छे हो या जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो,
उस चीज पे आप फोकस करें और उसी चीज को परस्यू करें, बिल्कुल। इंशाल्लाह यू विल अचीव योर ड्रीम्स। तो शाहजेब एक बार जरा हमारे व्यूअर्स के लिए अपनी बेल्ट तो दिखा दीजिएगा। हमें अब देखनी है कि कितनी खूबसूरत है, गोल्ड से मुज़य्यन लग रही है। ओरिजिनल गोल्ड है क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। वर्ल्ड टाइटल है। वर्ल्ड टाइटल आपके नाम। बनता है इसको इस तरीके से आपका होल्ड मुबारक करके हो, हाँ। रखना सारा टाइम, और बिल्कुल सोना रखना भी चाहिए, इसके साथ। सोना भी इसके साथ चाहिए। और बनता है, इतनी मेहनत आपने की होती है और उसके बाद बिल्कुल touch ऐसे स्पॉन्सर ना के मिलते। मसाइल आपको नहीं आने चाहिए। हम भी मुक्तदर हलकों को कहेंगे कि देखें, ये हमारे एम्बेसडर्स हैं, शाहजेब रिंद जैसे खिलाड़ी हमारे एम्बेसडर्स हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं, सरबुलंद करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट होनी चाहिए आपको। बहुत शुक्रिया शाहजेब रिंद, आपने हमसे गुफ्तगू की। हम आगे भी आपके मैचेस देखते रहेंगे, उम्मीद करते रहेंगे कि आप अच्छी शेप में रहें और कॉम्बैट और आप करते रहें। एक्सप्रेसो में आते ही रहें। बिल्कुल। अब हम अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। माइंड मैटर्स में आज वक़ार अहमद मलिक बता रहे हैं कि नांगा पर्वत पहाड़ की कहानी क्या है, कैसे कोपेमाओं के लिए ये एक चैलेंज साबित हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बात करेंगे नांगा पर्वत पर नांगा पर्वत की तारीख पर, क्या कमाल पहाड़ है और उन जहनों पर जिन्होंने इसको सर करने की ठानी। और मैं ये समझता हूँ कि मुहिम जोई जो है और स्पेशली जो माउंटेनियरिंग या कोपेमाई है, ये जिस्मानी के साथ साथ या जिस्मानी से भी ज़्यादा एक जहनी कामयाबी या मेंटली आप कह सकते हैं कि जब तक आप ताकतवर नहीं हैं तो उस वक्त तक आप इस तरह के पहाड़ जो हैं वो सर नहीं कर सकते। नांगा पर्वत जिसको 100 चेहरों वाला पहाड़ कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उसके बहुत से चेहरे हैं। द्यामर साइड देखें, फेरी मेडो साइड देखें, दूसरी साइड देखें जो कि रूपल वाली साइड है, बहुत सारे इसके चेहरे हैं। और नांगा पर्वत जो है, इसको नांगा पर्वत जो ओरिया पहाड़ इस हवाले से भी कहते हैं कि ये बहुत प्रोमिनेंट है अपने साथ वाले, यानी अमूमी तौर पे आप किसी 8000 को देखते हैं तो वो बहुत सारे बाकी 7000 में घिरा होता है। नांगा पर्वत जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये आप यूँ समझें कि 6000 में और इस तरह के पहाड़ों में घिरा हुआ दूर तक ये नज़र आने वाला पहाड़ है। तो शायद इस मुनासबत से इसको नांगा पर्वत भी कहते हैं, किलर माउंटेन भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई इस पहाड़ को सर करने के हवाले से। 1953 तक बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे गए और बहुत सारे लोगों का ख्वाब था कि इस पहाड़ को सर किया जाए। तो इसको सर करने की जो एक पूरी तारीख है उससे वाकफियत हासिल करते हैं। ये आपको मालूम है कि इसकी बुलंदी जो है वो 8125 मीटर है और ये दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी है और पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। टॉप 10 में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की 2 चोटियाँ आती हैं। टॉप 14 में यानी दुनिया की जो 14 8000 हैं उनमें पाकिस्तान की 5 चोटियाँ आती हैं, लेकिन टॉप 10 में 8000 में पाकिस्तान की 2 चोटियाँ आती हैं। उसमें से K2 है जो कि दूसरे नंबर पे है और 9वें नंबर पे नांगा पर्वत है। खतरनाकी के हवाले से शायद इसकी रैंकिंग बहुत ऊपर होगी, लेकिन ये दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी है। तारीखी हवाले से देखा जाए तो नांगा पर्वत का जो नाम है वो 1840 और 41 में सबसे पहले मंजर आम पर आता है और उसकी वजह यह है कि बहुत बड़ी एवलांच दरिया सिंध का रास्ता रोक लेती है और दरिया सिंध का ये जो रास्ता है ये कुछ इस तौर रुकता है कि इतनी बड़ी झील बनती है कि जिसकी जो तवालत है वो 45 किलोमीटर हो जाती है। और 45 किलोमीटर का मतलब ये है कि तकरीबन जगलोट के मकाम पे ये रुकावट बनता है और उसके बाद 45 किलोमीटर अगर आप देखें तो ये गिलगित के पास तक इतनी बड़ी झील बनी और उसके बाद जब ये बंद टूटा तो ये एक तारीख का बड़ा सैलाब था। सैकड़ों हज़ारों जो देहात थे वो सफ़े हस्ती से मिट गए। 1840-41 के बाद हम अब आते हैं 1895 में, जहाँ पे बाकायदा कोपेमाई का आगाज़ होता है और नांगा पर्वत को सर करने का सौदा जो है इंसान के सर में समाता है। अल्फ्रेड ममरी एक बहुत बड़ा नाम है और आज भी अगर आप नांगा पर्वत जाएं और वहाँ पे अगर अच्छा गाइड होगा तो वो आपको ये नाम ज़रूर बताएगा कि अल्फ्रेड ममरी और कुछ नेपाली उनके साथ शर्पास यानी थे, पोर्टर्स थे, उनके साथ वो गए। जनूबी साइड से इन्होंने सर करने की कोशिश की थी और ऊपर जाके एक बर्फ़ानी तूफ़ान में ये फंस गए। बर्फ़ानी तूफ़ान में यानी कि एवलांच की जद में आए और उसके बाद अल्फ्रेड ममरी का पता नहीं चला। अल्फ्रेड ममरी और उसके ये जो रफ़ाक़ा थे ये पहली कैजुअलिटीज़ थी। उसके बाद 30 साल तक किसी ने इस पहाड़ की जानिब देखा नहीं। कोपेमाई होती रही, बहुत सारे मुख्तलिफ पहाड़ों की तरफ रुख रहा इंसान का, लेकिन नांगा पर्वत की तरफ किसी की तवज्जो से मुराद ये थी कि एक बहुत ही मुश्किल पहाड़ था। 30 साल के बाद क्या होता है, फिर 1930 आता है और 1930 की जो दहाई है उसके बाद पै दर पै मुख्तलिफ मुहिम्मात जो हैं वो नांगा पर्वत की तरफ जाती हैं। तो सबसे पहले 1932 में जर्मनी और अमरीकी कोपेमाओं पर मुश्तमिल एक 7 रुकनी टीम थी जिसने नांगा पर्वत को सर करने का इरादा किया और यहाँ पे इस टीम का जो सरबराह है वो विली मर्कल था। अगेन एक बहुत बड़ा नाम,
विली मर्कल। अब ये जो एक्सपीडिशन है ये इस लिहाज से बड़ी कमाल है कि इस बगैर किसी जानी नुकसान के ये एक्सपीडिशन वापस हो गई। यानी एल्फ्रेड मेमोरी का जो रास्ता था उसी रास्ते से उन्होंने मुहिम जोई की और 7,925 मीटर की बुलंदी तक ये लोग पहुंच गए। ख़राब मौसम की वजह से ये मज़ीद किसी तरह की पेशकदमी नहीं कर सकते थे। ये बाहिफाजत लेकिन वापस आए और बाहिफाजत वो टीम थी जो कि बगैर किसी जानी नुकसान के वापस जा रही थी। 1934 में विली मर्कल अपनी टीम के साथ फिर दोबारा वापस आते, सिर्फ 2 साल के बाद। इनके साथ नेपाली शर्पा भी थे और माउंटेनियर भी थे और इस टीम ने दोबारा मुहिम जोई शुरू की और 7,850 मीटर की बुलंदी तक ये टीम पहुंची और करीब था कि ये बिल्कुल समिट कर सकते थे, लेकिन दोबारा मौसम ख़राब और पेशकदमी नहीं कर सके। किस कदर बदकिस्मती थी। आप इमेजिन कीजिए कि एक एक्सपीडिशन के उस वक्त के अखराजात क्या हुआ करते थे। तो ये टीम 7,850 मीटर तक ही पहुंच सकी और उसके बाद मौसम ख़राब था और मौसम ख़राब होने की वजह से ये टीम में सिर्फ 2 माउंटेनियर हैं जो कि बचे, बाकी सब की डेथ हो गई। इसी में विली मर्कल जो थे वो भी अपनी जान की बाजी हार गए। ये उस वक्त तक की कोप एम आई की तारीख में सबसे जानलेवा हादसा था और ये इस हादसे की डिटेल्स जो हैं ये जर्मनी की एक किताब है नागा पर्बत एडवेंचर, या उसके बाद में तर्जुमा भी हुआ है, उसमें इसकी मुकम्मल डिटेल है। वो इसी एक्सपीडिशन की है जो कि 1934 में विली मर्कल की टीम गई थी और ऊपर जाके सिर्फ 2 कोप एम आई को छोड़ के बाकी तमाम जो थे उनकी डेथ हो गई थी। 1937 में डॉक्टर वीन और उनकी टीम आई और कैंप के ऊपर बदकिस्मती देखिए कि एवलांच यानी पूरा बर्फानी तोदा गिरा और ये टीम सारी की सारी इनकी भी डेथ हो गई। 1938 को जो जर्मन की टीम है जिसने सर करने की कोशिश की नागा पर्वत को, वो बहुत ही दिलचस्प इस हवाले से है कि इसके जो मेंबर्स थे ये 1932, 1934 और 1937 की जो टीम्स थी उन्हीं के लोग थे। यानी इनमें से कोई एक ऐसा नहीं था जिसने पहले नागा पर्वत पर ट्राई ना कर रखी हो। तो ये सारे वो लोग थे जो कि इकट्ठे होकर 1938 में आते हैं। तो 1938 में इन्होंने 4 कैंप्स किए और 4 कैंप्स से आगे बढ़ने का ऑफ कोर्स इरादा था, उन्होंने समिट करनी थी। लेकिन फिर एक और हादसा ये पेश आया कि इनके साथ तो हादसा पेश नहीं आया, लेकिन वो जो पिछली मुहिम जोई थी उसमें 3 डेड बॉडीज़ इनको मिल गई वहाँ पे। उसमें विली मर्कल की डेड बॉडी भी थी। टीम के हौसले नफसियाती हवाले से इस कदर पस्त हो गए कि ये 4th कैंप से ये वापस आ गए। 1939 में एक जर्मन टीम आई और इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2 जो इसमें कोपैमा थे उसके बाद क्योंकि जंग अजीम शुरू हो गई तो ये वापस नहीं जा सके। उसमें से एक जो है वो परमानेंटली हमेशा के लिए नेपाल चले गए और जो दूसरे थे और उनकी उधर ही डेथ हुई और जो दूसरे थे वो तिब्बत चले गए। ये जो तिब्बत उन्होंने 7 साल तिब्बत में गुजारे ये वही हैं जिन्होंने किताब लिखी 7 Years इन तिब्बत, जिस पे फिर बाद में फिल्म बनी। जंग अजीम 2 का आगाज़ होता है और उसके बाद बहुत तवील अरसा जो है वो कोप एम आई वाला मामला जो है वो ख़त्म हो जाता है और जितनी भी एक्सपीडिशंस थी वो अब उस तरह नहीं जा रही थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोबारा से ये मामला शुरू होता है। 11 साल बंद रहने वाला ये सिलसिला 1950 में शुरू होता है और 1950 में जब ये सिलसिला शुरू होता है तो जितने भी 8,000ers हैं उसकी तरफ अब कोशिश होती है कि दुनिया के जो बुलंद तरीन पहाड़ हैं उनको सर किया जाए। अब इसमें जो नेशंस हैं उनकी आपस में की एक मुखासमत भी है, एक दौड़ भी है और एक रेस भी है कि हमारा मुल्क या हमारी नेशन जो है वो किसी भी 8,000er या किसी भी बुलंद तरीन पहाड़ पर पहुँचने वाली पहली टीम हो। 3 साल बाद 1953 में फिर एक टीम आती है जो कि जर्मन टीम है और इसको आप जर्मन ऑस्ट्रियन मुहिम कह सकते हैं। जर्मन ऑस्ट्रियन मुहिम इस हवाले से कि हरमन बोल जो है उनका ताल्लुक ऑस्ट्रिया से था और जर्मन ऑस्ट्रियन ये जो टीम है ये हेलीकॉप्टर की सरबराही में आई। हेलीकॉप्टर जो थे विली मर्कल के सौतीले भाई थे जिनके मैंने बताया था कि वो 1934 में उनकी डेथ हुई थी। ये एक कैंप पर थे जब एक वाक़या पेश आया जो कोप एम आई का अनोखा वाक़या है, बहुत ही अनोखा वाक़या है। 6,900 मीटर तकरीबन 7,000 मीटर पर एक कैंप है, यानी कैंप किया हुआ है और रात 2:30 पर हरमन बोल जो है वो अपने साथी को कहते हैं कि मैं समिट करने जा रहा हूँ और वो उसको मना करते हैं। पहले तो हरमन बोल उनको कायल करने की कोशिश करते हैं कि तुम भी मेरे साथ आओ, तो वो नहीं आते और हरमन बोल अकेले समिट करने के लिए चले जाते हैं, चोटी पे जाने के लिए वहाँ से अपना सफ़र करते हैं, इख्तियार करते हैं। और हरमन बोल के बकौल के जब वो समिट पे थे यानी उन्होंने समिट कर ली, वो चोटी पे चले गए और आप इमेजिन कीजिए कि एक फ़र्द जो है वो अकेला चोटी पे खड़ा हुआ है और उससे पीछे कम से कम 60 साल एक तारीख़ है कोप एम आई की जिसमें कितने लोग हैं जो कि हादसे का शिकार हुए, कितने लोग हैं जो कि नागा पर्वत का शिकार बने और यहाँ तक कि एक मायूसी थी कि नागा पर्वत कैसे सर होगा और अकेला फ़र्द रात 2:30 बजे निकलता है और वो
सर करता है चोटी। इसके हवाले से 1953 नागा पर्वत अगर आप लिखें, गूगल करें या यूट्यूब पे जाएं, तो वहाँ पे आपको एक घंटे से ज़्यादा तवालत की एक डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी, क्योंकि इनके साथ एक टीम आई थी जिसने इस पूरी इस एक्सपीडिशन को रिकॉर्ड किया था। हरमन बोल को आते हुए भी रिकॉर्ड किया जब वो अकेला आ रहा था और उसका पाँव जो था वो ज़ख्मी था। उसके बाद हरमन बोल जो है वो गिलगित आते हैं तो कैसे उनका इस्तकबाल होता है, उसके बाद कराची में कैसे उनका इस्तकबाल होता है। ये टीम जब समुद्री रास्ते से कराची पहुंचती है और इस पूरी मुहिमजोई की जितनी भी रिकॉर्डिंग है ये भी है, तो ये पूरी 1 घंटे से ज़्यादा दौरानिया की जो फिल्म है ये बहुत ही कमाल है। 1953, हाँ इसमें जहाज़ जो आपको नज़र आएगा जो कि गिलगित लैंड कर रहा है और ये जो टीम है गिलगित उतर रही है, उस पर ओरिएंट एयरवेज़ लिखा हुआ है, क्योंकि उस वक्त ओरिएंट एयरवेज़ TPI है, बाद में हुई। नागा पर्वत एक बहुत ही खूबसूरत और कमाल पहाड़ है, 100 चेहरों वाला पहाड़ है, 100 चेहरों वाला पहाड़ है और हज़ारों कहानियों वाला पहाड़ है। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। जब इसकी तारीख से और इसकी स्टोरीज से आप वाकिफ़ होते हैं और उसके बाद नागा पर्वत को देखते हैं तो आप चाहते हैं कि आप हफ्तों वहाँ क़याम करें और इस पहाड़ को, इस खूबसूरत जलाल को आप देखते चले जाएं। और अगर आप उन कहानियों से और उस तारीख से वाकिफ़ नहीं होते तो आपके लिए बस एक वो पहाड़ है और आप गुजर जाते हैं। इसलिए टूरिज़म की जो बुनियादी चीज़ है कि जहाँ पर भी जाएँ मुताला करके जाएँ, चाहे कोई पहाड़ देखने जा रहे हैं, चाहे किसी भी जगह पर किसी भी खित्ते में जा रहे हैं, तो उसके बाद वो खित्ता, वो पहाड़, वो जगह, वो डेस्टिनेशन सैकड़ों गुना ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है और कहीं ज़्यादा पुरलुत्फ़ हो जाती है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे एक्सप्रेसो हीरो से जो पहले भी एक्सप्रेसो का हिस्सा बन चुके हैं। जी हाँ, एक बार फिर से हुज़ैफा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। इससे कबल हांगकांग में जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप उन्होंने अपने नाम की थी और अब जापान में भी जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2024 का टाइटल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हुज़ैफा ने रवा साल मुख्तलिफ ममालिक के जो 4 बड़े जूनियर स्क्वॉश इवेंट्स में हिस्सा लिया और माशाल्लाह से सब में ही टाइटल अपने नाम किया। हुज़ैफा के पास वैसे अली आपको पता है अब तक इतने मेडल्स हो चुके हैं ना कि वो एक साथ सारे पहने भी नहीं जा सकते हैं माशाल्लाह। तो जो हुज़ैफा है पाकिस्तानी स्क्वॉश के मैदान में एक उभरता हुआ सितारा है जो अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहे हैं। और मजीद हुज़ैफा से ही बात मैं हुज़ैफा के साथ ही बात करते हैं और हुज़ैफा से ही पूछते हैं, हुज़ैफा कैसा एक्सपीरियंस रहा? चैंपियनशिप पे चैंपियनशिप आप जीत रहे हैं और इतनी सी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे, इतने बड़े बड़े टाइटल्स अपने नाम करवा लिए आपने। जी, टाइटल्स तो मेरे बहुत सारे हो गए अभी, क्योंकि नेशनल मैंने काफी जीते हुए हैं एंड भी हांगकांग एंड जापान के जीता है और ये काफी प्रेस्टीजियस टाइटल्स थे दोनों। एंड हांगकांग तो बहुत बड़ा था क्योंकि हांगकांग में टोटल 128 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था पर ईच 15 कैटेगरीज 15 कंट्रीज से। एंड ये बहुत बड़ा इवेंट था क्योंकि कुछ इवेंट्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं जैसे ब्रिटिश, US, जूनियर एंड हांगकांग। एंड तो ये मेरे काफी प्राउड मोमेंट था कि मैंने सारे जो टाइटल्स थे वो अपने मैं मुल्क के नाम कर रहा हूँ मैं। एंड अब मुझे बहुत खुशी है ये वाला इवेंट जीतने की। एंड उसके बाद से फौरन जापान में स्टार्ट था, फिर मैं जापान में भी जीता। वाह माशाल्लाह, हम आपको खुशी और हमें फ़ख्र है आपके ऊपर कि आप इस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करें। स्पेसिफिकली ये जो जापान वाला आपका इवेंट है, ये चैंपियनशिप जो आपने जीती है, इसके हवाले से ज़रा बताइएगा कितना चैलेंजिंग था ये? जापान जूनियर भी काफी चैलेंजिंग था क्योंकि जो हांगकांग में जो प्लेयर्स थे वो वही डायरेक्ट सारे जापान में आए थे, क्योंकि वो जो प्लेयर्स थे वो प्रॉपर राउंड ट्रिप में आते हैं कि पहले ये हांगकांग खेलना है, फिर कोरिया, फिर जापान, ऐसे लाइन टू लाइन यही प्लेयर सारे इस इवेंट में आते हैं सारे। तो जो मैंने हांगकांग के प्लेयर सब खेला वही सेम जापान में भी आए थे, तो मैंने उन्हीं के साथ दोबारा फाइट करी थी मैंने। एंड सेकंड फीचर था स्टैंग बाई हांग के नाम से, तो प्लेयर था वो हांगकांग का। अच्छा, तो मैं सेमीफाइनल में रहा एंड फाइनल में मैंने चाइनीज को प्लेयर को एशियन रैंक 2 को मैंने हराया फाइनल में। तो ये बताएं हुज़ैफा, कितना मुश्किल था आपका ये टूर्नामेंट जीतना, ये चैंपियनशिप जीतना, और क्या तैयारी करते हैं इस हवाले से आप, उसके हवाले से भी बताइएगा। ये टूर्नामेंट की मेरे पीछे काफी टाइम से मेहनत चल रही थी मेरी, जो कि हांगकांग हुई जो 2 इवेंट्स है, हमने डिसाइड किया था कि हम ये 2 इवेंट्स खेलेंगे। तो ऑब्वियसली जब ये एक इवेंट प्लान करते हैं तो उसके पीछे से पूरी फिर स्ट्रेटेजी, पूरी तैयारी करनी पड़ती है कि 4 महीने है या 3 महीने है, उसमें हम इतनी ट्रेनिंग करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये आएगा। तो मैंने काफी हार्ड वर्क करा था, फिटनेस सेशन, ट्रेनिंग एंड इंडिविजुअल ट्रेनिंग सब करी थी। तो अब मैं खुश हूँ कि मैं जो मैं ट्रेनिंग करी मुझे मिला, जो फल है वो मुझे मिला अपने अचीवमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हुज़ैफा, बताएं कि स्टडीज़ के साथ साथ कैसे स्क्वॉश को मैनेज करते हैं? कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रेनिंग आप बता रहे हैं बड़ी टफ होती है, आपको इंडिविजुअली भी करनी होती है, तो कितना टाइम ट्रेनिंग को देते हैं, कितना टाइम पढ़ाई को देते हैं?
स्टडीज वो ये कि स्टडीज में जब मैं जो स्कूल में पढ़ता हूँ कीस्टोन एकेडमी जो कि एकेडमी असिस्टेंट है, उन्होंने मुझे जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी हुई है, और वो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपना जो काम जो मेरा होमवर्क होता है मैं वो स्पॉट से मैनेज कर पाता हूँ। और जब मैं सुबह सेशन करके आता हूँ, मतलब जब स्कूल का ऑफ होता है तो सुबह जाता हूँ, जब स्कूल जाना होता है तो फिर 3 बजे मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, एंड देन 3 से 7 बजे मैं वापस घर आता हूँ, फिर 2 घंटे मेरे पास होते हैं, फिर मैं होमवर्क करके खाना खा के तब सो जाता हूँ। तो यही मेरा बिजी शेड्यूल चलता है, पूरा दिन रूटीन मेरी चलती है। बिल्कुल। तो जैफा, कोई आपके रोल मॉडल हैं जहांगीर खान की तरह छाप छोड़ना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरे रोल मॉडल बहुत है, मेरे आइडल मेरे जहांगीर खान है, जानशेर खान है, वही उन्हीं की तरफ मेहनत करनी चाहता हूँ, एंड उन्हीं की तरह वो टाइम वापस लाना चाहता हूँ जो उन्होंने टाइम जिस वक्त उनका टाइम था, जैसे उन्होंने वर्ल्ड ओपन जीते 6 टाइम, 10 टाइम अनबीटन ब्रिटिश ओपन जीते। मैं वही टाइम पाकिस्तान के लिए वापस लाना चाहता हूँ, वो वही मेरा ड्रीम है कि वही पाकिस्तान के टाइम में वापस लाऊं मैं। वाह वाह वाह, हम भी आपको वहीं देख रहे हैं, उन्हीं के आसपास हम आपको देख रहे हैं, और बल्कि हमारी दुआ है कि भाई आप उनसे भी ऊपर जाएं, और जिस तरह से स्कॉश में आप परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह, जिस तरह से टाइटल पे टाइटल आप अपने नाम कर रहे हैं, तो जी हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, बहुत सारी दुआएं आपके कोचेज आपकी फैमिली के लिए जो आपको सपोर्ट करते हैं, और इस तरह का जो टैलेंट है जी, इस तरह के जो हीरोज़ हैं उनकी पाकिस्तान में बिल्कुल किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, और आपकी पजीराई होती रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया उज़ैफ़ा, आपने हमें ज्वाइन किया हमें इस हवाले से, और देखते हैं हम है ना कि ऐसे खिलाड़ियों की जो है पजीराई अगर ना हो ना तो दिल हार बैठते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे मोराल डाउन हो जाता है उनका। इसके साथ ही हम ब्रेक पर जाएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, कुछ ही देर में हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। वाली अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम बात करने लगे हैं। गो के उस डिजीज़ का जो आलमी दिन है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि कल हमारा शो नहीं होता तो हम आज इस पर ज़रूर बात करेंगे। जनाब, अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिससे मुतालिक पाकिस्तान में आगाही ना होने के बराबर है, और बेसिकली ये एक दिमागी बीमारी है जो अमूमन 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में आम है। और इस मर्ज़ में होता यह है कि इंसान अपने आप से मुतालिक तमाम चीज़ों रिश्तों को भूल जाता है और इससे वापसी का कोई इम्कान भी नज़र नहीं आता। इस बीमारी में याददाश्त और सोचने की जो सलाहियत है वो बहुत कम हो जाती है, और फिर जो बहुत से आसान काम है ना आपको वो भी अंजाम देना मुहाल हो जाता है, आपको मुश्किल लगता है। माहिरीन के मुताबिक अल्जाइमर अमवात की वजह बनने वाली बीमारियों में 6 नंबर पर है, और बुजुर्ग अफराद का ख्याल रखने वालों को इस हवाले से आगाही की ज़रूरत है ताकि वो अपने घर में मौजूद बुजुर्गों की अच्छी तरह से निगहदाश्त कर सकें। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर और एक माहिर अमेरिका से इस्माइल खालिद साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्हीं से इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा ये डिमेंशिया और अल्जाइमर की जो इब्तदाई अलामात होती हैं वो क्या होती हैं और किस सतह पर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अवेयरनेस और लाइट डालने का। देखें, डिमेंशिया का जो लफ्जी मायनी है वो है चीज़ों को भूलना, और रोज़मर्रा के जो हमारे काम है उनमें इतनी सलाहियत ना हो कि वो खुशनूबी से काम हो सकें। उसकी जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो किस्म है उसको हम अल्जाइमर कहते हैं। अब जो अल्जाइमर जो इस डिजीज़ है ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। इसका मतलब है कि ये रुक नहीं सकती, ये चलती जाती है, और जब ये चलती है तो फिर जो हमारे जो अफ़ाल हैं, जो हमारे दिमागी जो मरकज़ हैं वो काम करना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते हैं। तो इसमें एक बात बड़ी जो इम्पोर्टेंट है और समझने के लिए वो ये है कि हमारे जो दिमाग है उसके 6 फेल हैं जिनका एक साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। उसमें सिर्फ ये नहीं कि हमारी जो मेमोरी है वो लॉस हो, उसके अलावा भी अल्जाइमर में चीज़ें लॉस होती हैं जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए ज़रूरी है समझना कि अगर उनके बुजुर्गों में हो रही हैं तो उस पर थोड़ी सी अगर हम रोशनी डाल लें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें आपका लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी है कि आप जो ज़ुबान बोल रहे हैं क्या वो समझ सकते हैं कि नहीं। फिर उसके अलावा है कि बसरी कुव्वत, कि क्या उनमें परसेप्शन है कि फासला कितना है, क्या उनमें गाड़ी चलाने की वो नौयत रहेगी है कि नहीं रहेगी। फिर क्या वो ऐसी जो फेमिलियर जगह हैं कि जहाँ वो पहले जाते थे अब उधर जाके वो कंफ्यूज हो रहे हैं, अब उनको नहीं पता कि क्या ये हम पहले इधर आए थे कि नहीं आए थे। फिर रोजमर्रा के वो काम वो भूलना शुरू हो गए जो वो पहले करते थे। जिस तरह हमारी माँ जी अगर हांडी पकाती थी तो वो चूल्हा चला के भूल गई हैं, उनको अब याद नहीं, वो अपने आप को हार्म दिलवा सकती हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी नोयत की चीजें जो है पहले देखी जाती हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी मेमोरी की तरफ चली जाती है, कि उनको पुरानी यादाश्त भी
जाने लग जाती है। तो डॉक्टर साहब ये सिर्फ क्या, जिस तरह से भी हमने भी बताया कि 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में होते हैं, जो फिर जो अडल्ट या फिर जो बच्चे हैं जो वो चीज़ें भूल जाते हैं, क्या वो भी अल्जाइमर में मुब्तला होते हैं या डिमेंशिया की वो भी कोई टाइप है? नहीं जी, वो देखें, इसको जो 65 साल से अर्ली होती है उसको अर्ली ऑनसेट कहते हैं हम। ओके। और 65 साल से जो ऊपर होती है उसको फिर हम लेट ऑनसेट कहते हैं। अच्छा, लेकिन जिन्यात कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से 40 साल की उम्र में भी शुरू हो सकती हैं। सही। बिल्कुल। और वो फैमिली में रन करती हैं। तो डॉक्टर इस्माइल ये भी बताइएगा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इनकी कितनी आगाही मौजूद है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर ये रिपोर्ट्स जो होती हैं वो हमें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से आती हैं, तो किसी खास खित्ते, किसी खास मौसम की वजह से इस बीमारी में शिद्दत आ जाती है या फिर ये पूरी दुनिया में आम है? ये बहुत अहम और अच्छा सवाल है। देखें, जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लोअर मिडिल क्लास जो कंट्रीज हैं, इस दुनिया में अगर इस टाइम 55 मिलियन लोगों को डिमेंशिया है, उसमें से 2/3 लोअर मिडिल क्लास मुल्कों में है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इतनी ज्यादा लोअर मिडिल क्लास में और यहाँ आगाही कम है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह जो है वो है कि हम लोगों को ये चीजों का अदराक ही नहीं करना आता कि भाई सिम्टम्स क्या है। हम समझते हैं कि ये ओल्ड एज में इसी तरह होता है, ऐसी बात नहीं। ये देखें, जहां आपके रोजमर्रा के कामों में इफेक्ट होना शुरू हो जाए ना, तो वो एक नॉर्मल चीज नहीं है, चाहे वो ओल्ड एज ही क्यों ना हो। सही है। उसमें आप चाहे आपकी जॉब में इफेक्ट हो रहा है, चाहे आपके फाइनेंसेस में हो रहा है, चाहे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो रहा है, दैट इज अबनॉर्मल। अब एक बड़ी जबरदस्त आपने बात की कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, मैं आपको एक फैक्ट देता हूँ, WHO के मुताबिक डिमेंशिया के पेशेंट्स में पूरी दुनिया में $1.3 ट्रिलियन एक साल में लगता है इकोनॉमी पे। और एक फैमिली के एक अगर मेंबर को डिमेंशिया या अल्जाइमर है तो उस पर 5 घंटे लगते हैं बाकी लोगों के उनकी सुपरविजन करने में। बिल्कुल। देखें कि कितना बड़ा एक चैलेंज है फैमिली के लिए भी और लोगों के लिए भी, और इसकी आगाही कितनी जरूरी है। बहुत जरूरी है। अच्छा, तो आपको लगता है कि बिलखुसूस अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जो इसकी अवेयरनेस के हवाले से काम जो जितना किया जा रहा है, क्या वो काफी है इसके सदबाब के लिए, इसके अवेयरनेस के लिए? देखें, ये एक बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है और इसके अंदर गवर्नमेंट का भी रोल है, सोसाइटी का भी रोल है, और फिर हमारा भी है, और पाकिस्तान न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी भी अपना काम कर रही है। अब देखिए इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। रिस्क फैक्टर में एयर पोल्यूशन भी है, रिस्क फैक्टर में लो एजुकेशन भी है, रिस्क फैक्टर के अंदर फैट फूड और फास्ट डाइट भी है। तो इन चीजों की जब आगाही होने शुरू होगी तो फिर ही प्रिवेंशन की तरफ जाएंगे। देखिए, विंस्टन चर्चिल ने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी। उसने कहा था एक मुल्क का जो सबसे बड़ा असासा होता है ना, वो हेल्दी लोग होते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इस्माइल, आपने इस हवाले से हमें आगाह किया। हम आपकी जानिब से ये आगाही अपने नाज़रीन तक भी पहुंचा रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि जहां जहां हमारी आवाज़ पहुंच सके उनको ये बताया जा सके कि बुढ़ापे में चीज़ों के एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ दें, बीमारियों की निशानदेही करें, उनके इलाज की जानिब जाएं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल ऐसा ही है जी। जाने से पहले अब कुछ जिक्र कर लेते हैं शहंशाह कवाल, मौसीकी के बेताज बादशाह, उस्तादों के उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का, जिनका 90 की दहाई में रिकॉर्ड किया गया एल्बम जो रिलीज़ ना हो सका और कहीं खो गया था, इसके हवाले से हमने आपको बताया भी था। इनकी वफात के 27 साल बाद आज रिलीज किया जाना है। जो गुमशुदा एल्बम है उसको चेन ऑफ लाइट का नाम दिया गया है। ये एल्बम पीटर गैब्रियल के रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के टेप आर्काइव से मिली है, और ये जिस पर नुसरत फ़तेह अली खान ने 1989 में इस लेबल पर दस्तखत किया, और जिसके बाद 1990 की दहाई में उनके साथ आलमी तौर पर सराही जाने वाली एल्बम्स का एक सिलसिला शुरू हो गया। रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो 8 दीगर गुलकारों और मौसीकारों के साथ चेन ऑफ लाइट 4 रिवायती कवाल पेश करेगा, जिनमें एक ऐसी कवाली भी शामिल है जो पहले कभी नहीं सुनी गई है। ये रिकॉर्डिंग रियल वर्ल्ड स्टूडियोज में अप्रैल 1990 में की गई थी, जिसके दौरान उन्होंने कैनेडियन प्रोड्यूसर सर माइकल ब्रुक के साथ अपने क्रॉसओवर एल्बम मस्त मस्त पर काम किया था। रियल वर्ल्ड स्टूडियोज के एक गोदाम में ये एल्बम आपको है ना बताएं मदफून थी, जिसका खोज उस वक्त लगा जब लेबल में अपने आर्काइव को 2021 में मुंतकिल किया जा रहा था। अब उनके कुछ यादों और उनकी इन कवालियों के हवाले से आपको बताते चलें कि हमारे पास भी इस वक्त वो मौजूद है। स्पॉटिफाई पर ये अवेलेबल है, हम आपको जाते जाते सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक्सप्रेसो से इजाजत दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो जरूर देखिएगा, और जाते जाते कुछ नुसरत साहब की यादों के साथ आपको छोड़कर जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।